नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वयंसेवक में। दोस्तों, आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली और उत्तराखंड के प्रभारी श्याम जाजू जी हैं। उनसे हम लोग चर्चा जारी रखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उनका एक सफर रहा स्वयंसेवक से लेकर राजनीति तक का। लेकिन उससे पहले देखते हैं उनका छोटा सा एक प्रोफाइल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली प्रभारी श्याम जाजू का ताल्लुक महाराष्ट्र की उसी धरती से है जो छत्रपति शिवाजी की जन्मभूमि रही है। उनकी माता लीला देवी भी एक जुझारू महिला रहीं, जबकि पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। यही कारण है कि श्याम जाजू के अंदर भी एक अनूठा जुझारूपन है। आपातकाल के दौरान श्याम जाजू और उनके पिता दोनों का ही जेल जाना इस बात का प्रमाण है। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के एक छोटे से गांव से स्वयंसेवक के तौर पर अपने सामाजिक जीवन का सफर शुरू करने वाले श्याम जाजू की गिनती आज बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकारों में होती है। इससे पहले भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक प्रचारक से लेकर प्रदेश स्तर तक के कई दायित्वों का निर्वहन किया। दिल्ली आने के बाद सन 2002 में उन्होंने 10 वर्षों तक बीजेपी मुख्यालय के प्रभारी का कामकाज बखूबी संभाला। श्री जाजू की काबिलियत को देखते हुए पार्टी ने उन्हें पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड का प्रभारी भी नियुक्त किया। श्याम जाजू पिछले 6 साल से उत्तराखंड और दिल्ली के प्रभारी हैं। फिलहाल उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली में पार्टी को फिर से राज्य की सत्ता तक ले जाने की है। श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपने जो है बिल्कुल एक छोटे से कार्यकर्ता से सफर शुरू किया और इतना लंबा सफर तय करते हुए आज आप पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगातार काम करने की प्रेरणा देती हैं? ऐसा संघ का स्वयंसेवक ये मुझे विरासत में मिली हुई चीज़ है जी। मेरे पिताजी 1948 में जब संघ पर पाबंदी थी तब जेल में थे। इमरजेंसी में हम दोनों जेल में थे। वो एक जेल में थे बंद मिसा के अंदर, वो 19 महीने रहे और मेरी एज उतनी हो नहीं रही थी, मैं एक जेल में 3.5 महीने रहा। पूरे इमरजेंसी के कार्यकाल में मेरे को दोनों समय पुलिस थाने में हाजिरी देने जाना पड़ता था और 3 बार घर की तलाशी हुई थी। तो ऐसे बैकग्राउंड से आने के कारण बचपन से ही संघ का मैं स्वयंसेवक बना। शाखा में जाते जाते फिर बाद में मैंने विद्यार्थी परिषद का काम शुरू किया और विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक रहने के बाद मैं जब गांव में वापस चला गया तो संघ का काम मैंने शुरू किया। संघ का मैं कार्यवाह रहा, जिला टोली का सदस्य रहा और उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम शुरू किया। बड़ा आपने अद्भुत और रोमांचक बात बताई कि आपके पिताजी, पिता पुत्र दोनों जेल में रहे। ऐसे में घर वालों की तरफ से कैसा समर्थन मिला? संजोग से हमारे माताजी का जो स्वभाव था वो बड़ा डैशिंग इस प्रकार का स्वभाव था, धार्मिक था। तो उन्होंने उस टाइम हमारा पूरा परिवार संभाला और मेरे पिताजी ने एक जेल से दूसरे जेल में मेरे को जो पत्र लिखा था वो आज भी मैंने लैमिनेट करके रखा हुआ है। उनको लगा कि मेरी कम उम्र होने के कारण मैं कहीं माफ़ी मांग के बाहर ना आ जाऊं, तो उन्होंने उस टाइम लिखा था कि संघ का काम ये ईश्वरी कार्य है, ये मैंने सोच समझकर स्वीकारा है। अपने बिजनेस की चिंता, परिवार की चिंता, ये व्यवधानों को ध्यान में रखकर तू बिल्कुल माफ़ी मांग के बाहर मत आना, वो मुझे ठीक नहीं लगेगा। परमेश्वर समर्थ है, जीरो में से भी विश्व खड़ा करने वाले लोग हम देखते हैं, उसकी चिंता मत करो। और स्वतंत्रवीर सावरकर का माझी जन्मठेप, ये मराठी किताब का उन्होंने उल्लेख किया था। ये किताब आप पढ़ो, आपकी हिम्मत बढ़ेगी और परमेश्वर हमारा ठीक करेगा। मतलब पिताजी ने प्रेरणा दी, माताजी ने प्रेरणा के साथ साथ एक बड़ा त्याग किया है। बहुत लोगों ने संघ के इतिहास में त्याग किया है, वो मौका हमें भी मतलब माताजी ने घर में रह के आपको जो है पूरा समर्थन दिया। उसके बाद राजनीति में कैसे आपका पदार्पण हुआ? संघ का कार्यकर्ता जब राजनीति में आता है तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। वैसे तो 1967 में मेरे पिताजी ने जनसंघ का चुनाव लड़ा था विधानसभा का महाराष्ट्र में। अच्छा। वो तो जमानत जब्त करने वाले चुनाव होते थे उस वक्त पर हाँ, मैं 4th कक्षा में पढ़ता था। आवाज़ ठीक होने से अनाउंसमेंट करने वाले रिक्शा में बैठ के घूमने का काम उस भी टाइम मैंने किया। एक्चुअली बीजेपी का काम मैंने 1988 से शुरू किया। मैं मेरे ज़िले में चिटनीस रहा, फिर जिला अध्यक्ष बना। वहाँ के एक लोकल बैंक में मैंने डायरेक्टर के रूप में चुन के आया और वो काम करता रहा। 2000 तक वो काम अलग अलग दायित्व मैंने किए। महाराष्ट्र के प्रदेश कार्यकारिणी में रहा, प्रशिक्षण सेल का प्रमुख रहा और उसके बाद 2000 में वेंकैया नायडू जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब मुझे ऑफर दी गई कि भाई आप केंद्रीय कार्यालय संभालने के लिए आओ। तब अटल जी देश के प्राइम मिनिस्टर होते थे। तो वो ऑफर मैंने ली। दिल्ली से मेरा पुराना परिचय था,
यहाँ मैं 83-84 में विद्यार्थी परिषद का प्रदेश संगठन मंत्री था मैं दिल्ली में, तो वो बैकग्राउंड मेरी दिल्ली की थी। तो फिर मैंने वो निर्णय किया और धीरे धीरे मैंने दिल्ली को शिफ्ट कर दिया। शुरू में तो मैं अकेला आया था, बाद में मैंने फैमिली भी परिवार के साथ आ गए। लेकिन एक स्वयंसेवक में और एक भाजपा कार्यकर्ता में, दोनों में क्या समानताएं और क्या विरोधाभास देखते हैं? ऐसा मैं देखता हूँ ये पॉलिटिकल पार्टी में भी संघ बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं उनको एक तो वैचारिक उनकी क्लैरिटी है, काम करने की कार्य पद्धति से वो वाकिफ है, और पार्टी के लिए केवल पद ओरिएंटेड काम करना, को केवल इलेक्शन ओरिएंटेड काम करना, ऐसा मिशन लेके आने वाले कार्यकर्ताओं से इनका परफॉर्मेंस ज़्यादा रहता है। ये संगठन चलाने की क्षमता रखते हैं, टीम को साथ में लेकर काम करने की इनको आदत होती है, और पॉलिटिकल पार्टी में इसका बड़ा महत्व है। तो आप दोनों को कैसे साथ लेके चलते हैं? तो स्वाभाविक रूप से पॉलिटिकल पार्टी का काम जब है तो जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उस फील्ड के अनुसार अपने को ढालना पड़ता है। तो हम स्वयंसेवक है, ये हमारी एसेट है। इस एसेट के बलबूते पर इस क्षेत्र में जो पॉलिटिकल डिसीजन लेने पड़ते हैं, पॉलिटिकल आकलन करना पड़ता है, लोगों में निर्णय लेकर लोगों की समस्याओं को राहत देने की बात करनी पड़ती है, सरकारी अधिकारियों को डील करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब काम करने की इच्छा रहती है, क्षमता रहती है, तो अपने आप ये काम बनते रहता है। श्याम जी, आमतौर पर व्यक्तित्व जो है व्यक्ति का नहीं बदलता है, जो उसको संस्कार मिले, लेकिन बावजूद उसके, जैसे आपने कहा, ढालना पड़ता है। कुछ परिवर्तन आपको लगा कि एक भाजपा में आने के बाद व्यक्तित्व में आया है? निश्चित रूप से संघ का वर्किंग एक अनुशासित और एक शेल्टर्ड, सिक्योर्ड, इस टाइप का एक रहता है। शेल्टर के नीचे काम करने वाला संघ ने बहुत अच्छी कार्य पद्धति अपनी डेवलप की है। जीरो में से कार्यकर्ता को डेवलप करते करते कैसे उसको नेतृत्व के लायक बनाना, ये संघ में डेवलप हुआ है। वहाँ टीम वर्क चलता है। उसी प्रकार से पार्टी में भी प्रशिक्षण वर्ग होते हैं। तुलना में संघ में जितना बारीकी से ये सब देखा जाता है उतना पार्टी में नहीं होता है। और आने वाले लोगों के जिस प्रकार के नेचर है, ये वो संघ में तो आदमी बचपन से शिशु स्वयंसेवक से एंट्री कर देता है। यहाँ बन चुका जो आदमी है वो यहाँ आता है, वो अपना स्वभाव लेके आता है, अपना नेचर। और सबसे बड़ी बात, राजनीति में आने वाले हर आदमी की कोई ना कोई महत्वाकांक्षा है। उस महत्वाकांक्षा से वो अपने को जोड़ता है, उस एजेंडे के तहत काम करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों में बैलेंस करके संगठन चलाना, ये अपने आप में कौशल्य का काम। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही कि राजनीति में जो व्यक्ति आता है वो महत्वाकांक्षा लेकर आता है, और जबकि स्वयंसेवक जो होता है वो बिना किसी महत्वाकांक्षा के राष्ट्र का काम करता है, देश का काम करता है। श्याम जी, जैसे आपने बताया कि सारी बातें आपने बताई, दिल्ली में आपका कितना लंबा अनुभव है और दिल्ली का प्रभारी भी है। क्या कारण है दिल्ली में जिस तरीके से आपकी पार्टी को मजबूत होना चाहिए, और लगातार 27 साल हो जाएंगे दिल्ली की सत्ता से बाहर, इसमें क्या आप खामियां देखते हैं और सुधार की क्या गुंजाइश देखते हैं? ऐसा है, दिल्ली की केवल विधानसभा छोड़कर जो सत्ता पद है वो सब भारतीय जनता पार्टी के पास है। और विधानसभा में भी हमारा वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखेंगे, हाँ, यहाँ बहुमत आने के लिए जो 36 सीटें लगती है वो सीटें हमारी आई नहीं। एक टाइम हम 32 तक रुके थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी का यहाँ पर एंट्री हुई है। आज भी सातों की सातों लोकसभा सीटें हमारी है। लोकसभा के समय यहाँ की जो 70 विधानसभाएं है, 70 में से 64 में भारतीय जनता पार्टी को लीड था। अब रहा सवाल विधानसभा का, तो पिछला चुनाव तो एक एक्सेप्शनल चुनाव था। इस बार भी लोगों ने जिस प्रकार से वोटिंग किया, टेम्पररी जो रिएक्शन आई है, उसके बाद आज मैं तुरंत देख रहा हूँ 6 महीने बाद आज भी लोग हताश है, निराश है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का अच्छा गढ़ रहा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता भी चलाई है, तीनों मेयर हमारे हैं, तीनों एमसीडीज में हमारा राज है। तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में हम वीक है। नहीं, लेकिन जो पहचान होती है वो विधानसभा से होती है। माना जाता है कि एक राज्य आपके हाथ से निकल गया और उसके अंदर जो कार्यकर्ताओं का उत्साह उसी से बनता है कि आप कम से कम एक मुख्यमंत्री आपका बैठा है। 27 साल का समय बहुत लंबा होता है यार श्याम जी। सबसे बड़ी बात, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से खुद को सरेंडर किया है और बीजेपी के खिलाफ सब पार्टी इकट्ठा आकर आम आदमी पार्टी का उन्होंने समर्थन किया, इसका यह परिणाम है कि दिल्ली में हम आज सत्ता में नहीं दिख रहे, तो भी दिल्ली में केवल विधानसभा छोड़ के बाकी सभी जगह हम प्रभावी भूमिका अपनी कर रहे हैं। ठीक है, आपसे एक सवाल और, अभी आपका लक्ष्य व्यक्तिगत तौर पे क्या है जीवन में? आपको क्या लगता है कि ये अगर काम हो जाए, इस काम को भी किया जाए तो बेहतर होगा? ऐसा है, पार्टी ने आज तक छोटे दायित्वों से लेकर, आपने जैसे कहा कि महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से लेकर दिल्ली जैसे राजधानी में मैं आया हूं, अलग अलग भूमिकाएं करते करते 11 साल में, जब सत्ता में भी थी पार्टी
तब भी और विपक्ष में थी तब भी मैं पार्टी का केंद्रीय कार्यालय का मंत्री रहा हूँ 11 साल तक। फिर मैं राष्ट्रीय मंत्री बना, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, दो राज्यों का आज प्रभाव रहे। इसके पहले मैंने हिमाचल का काम देखा है, पंजाब का काम देखा है। अलग अलग राज्यों में चुनाव के समय ड्यूटी लगती है, वैसे मैं कई सालों से जाता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्वयंसेवक का एक नेचर होता है, पार्टी जो भी दायित्व देगी उसको पूरी तरह से निर्वहन करना उस दायित्व का, और उसको सक्षमता से पार करना, ये जो नेचर होता है वो है। लेकिन एक विजन लेके आदमी कभी कभी चलता है, तो जीवन में क्या विजन है आपका, उसको कैसे आप लागू करने की कोशिश करेंगे? ऐसा है, आज तो पार्टी जिस एरिया में काम कर रही है, जिस नए डायमेंशन प्राप्त हुए हैं, पार्टी एक टाइम ऐसा था कि गिने चुने हमारे विधायक रहते थे। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, सबसे ज़्यादा विधायक हमारे हैं, अलग अलग राज्यों में हमारे हैं। जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पास नज़दीक भी नहीं आता था, वो लोग आज भारतीय जनता पार्टी उसमें भी अपना प्रतिनिधित्व कर रही है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज को भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत उम्मीद है, आकांक्षा है। और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इनके नेतृत्व में पार्टी ने अपना मेटल प्रूव किया है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो जो चैलेंजेस पार्टी के सामने खड़े रहेंगे, पार्टी उसके लिए साबित होगी। और इस इतने बड़े यज्ञ में जो भी अपनी आहुति देनी पड़ेगी उसके लिए हम तैयार है। पार्टी जो जो भी दायित्व दी इसके आगे भी देगी, उसके लिए हम तैयार है। कोई संदेश देना चाहेंगे आप कार्यकर्ताओं को, दर्शकों को और साथ में स्वयंसेवकों को? अभी तो पूरा देश कोरोना जैसे संक्रमण काल से गुजर रहा है। एक तरफ तूफान आके गया, एक तरफ चाइना हमारे बॉर्डर पर तकलीफ दे रहा है, आतंकवादी घटनाएं, कश्मीर में छुटपुट घटनाएं भी हो रही है। इन सब से घिरा हुआ आदमी, और एक टाइम हम संघ में गीत गाते थे कि मनुष्य तू बड़ा महान है, तू चाहे तो तू पर्वतों पहाड़ों को तोड़ दे, चाहे तो तू नदियों को भी मोड़ दे। पर यह निसर्ग ने बता दिया है कि कोरोना जैसा एक छोटा वायरस आया तो पूरा उस विश्व को उन्होंने प्रभावित किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्यकाल में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी ने, हमारे केडर ने और हमारे विचार परिवार के सभी संगठनों ने जितना बड़ा योगदान दिया है, ये एक नया इतिहास स्थापित हुआ है। ऐसे समय काम करना, जान हथेली पर रखकर भी हमारे लोगों ने फूड पैकेट्स दिए, लोगों को मास्क बांटे, लोगों को काढ़ा वितरण किया, लोगों की हिम्मत बढ़ाई। तो इसी प्रकार का समाज का एक आधार रूप बनकर संघ परिवार हो या भारतीय जनता पार्टी हो, एक राष्ट्रवादी शक्ति आने वाले दिनों में और भी ज्यादा अपना प्रभावी रोल निभाएगी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। श्याम जाजू जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, खुलकर उन्होंने बहुत सारी बातें की, कई चीजें स्वीकार की और कहा कि जो लक्ष्य पार्टी का है देश निर्माण के लिए, वही लक्ष्य है और वही विजन उनका खुद का है। कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। हमें उम्मीद है कि श्याम जाजू जी से हमारे जो दर्शक हैं वो भी कुछ प्रेरणा ले पाएंगे। अगले कार्यक्रम में हम आपको फिर किसी नए स्वयंसेवक से मिलवाएंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।